शानदार, बहुत शानदार। चलिए भाई, देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में बात की थी। हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल्स को एनर्जी के इस ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1s से। मैंने आपको तरीका सिखाया था। फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है, सेकंड में 2 s और p, थर्ड में 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p और 3d, फोर्थ में क्या होता है 4, फिफ्थ में 5। 5g हमने लिखा नहीं क्योंकि अपने काम नहीं आता है। फिर यहां से हम एक एरो मार्क करते हैं और इसके पैरेलल एरोज इस तरह से मार्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर इसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और इसी ऑर्डर में हम इन ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे। यही होता है आपका n+l रूल, कि जिस ऑर्बिटल का n+l कम है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, कम, और जिसका n+l ज्यादा है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा। अब आप ध्यान रखना, यहीं पर अगर हम थोड़ा सा और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ पे से कई लोगों को शायद पता नहीं होगी, लेकिन ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। फॉर हाइड्रोजन एटम, the energy of orbitals, the energy of orbitals depend on n only। देखो, जहां बाकी एटम्स के लिए यह है फॉर एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है, और ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अभी ध्यान देना, इस हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, n पर। वहां आपको n+l नहीं निकालना होता है, वो n+l पे डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो आपके पास 1s है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम। अब 2s और 2p, बताओ दोनों के लिए n क्या है, सेम। तो दोनों के लिए अगर n सेम है तो दोनों की एनर्जी भी क्या होगी, सेम। फिर आप देखो 3 यहां तो 3s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 3p और फिर 3d और आगे चला गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के लिए 3s, 3p और 3d, इन तीनों की एनर्जी क्या आती है, सेम। ऐसे बताओ आगे 4s, 4p, 4d, 4f, चारों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरह से आप चलते रहोगे। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, n पर। और बाकी एटम्स के लिए जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, n+l पर। बोले बात समझ में आती है, इसे आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ना। और आप वो जानते हो, कभी आपने सुना है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, नाम सुना है? तो वो भी यहीं पे सीख लेते हैं क्योंकि अपने काम में आएगा आगे चलकर। बट हाल फिलहाल पहले तो आप इस इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखें, दिस इज क्या, हाँ तो 1s में जाएगा ना। जैसे एक मान लो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे एक ही आदमी रहता है, बाकी फ्लोर गायब हो गएगा। बाकी फ्लोर तो हैं, बस वो भरे हुए नहीं है। और जब उस आदमी की इच्छा करे मेरे को 10वें फ्लोर पे जाना है तो जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बैठा कहां पर है, 1s में, उसको नहीं जाना ऊपर। लेकिन अगर कोई आकर उसको एनर्जी दे दे तो उस एनर्जी को लेकर वो ऊपर चला जाएगा। तो ये है तो सही, गायब थोड़ी हुआ है, बस इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ इतना। जैसे मान लो हम लिखेंगे बेरिलियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनता है, 1s2 2s2, भर गया। अब हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, पर ये सब उसके लिए अवेलेबल है, वो इनमें सब में जा सकता है, बैठे बैठे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलेगी उसको लेकर वो जा सकता है। तो ये होते हैं, बस इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कहानी सिर्फ इतनी सी। आओ समझे ग्राउंड स्टेट का मतलब, एक्साइटेड स्टेट का मतलब। जैसे आप देखो ये सारे ऑर्बिटल में इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सबसे, तो जो सबसे कम एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, बताओ। अर्थ पे हमारी एनर्जी सबसे कम कहां होती है, सेंटर तो जा ही नहीं सकते ना,
एनर्जी नापने के लिए बचोगे कहां तुम सेंटर पे पहुंच गए तो? ग्राउंड पे। हम तो ग्राउंड पे होते हैं, तो हम तो सब कुछ नापते भी किससे हैं? ग्राउंड लेवल से। इसलिए ग्राउंड स्टेट मतलब हम अर्थ के सरफेस पर खड़े हुए हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे बताओ एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम इसको अगले पेज पे लेते हैं, बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट इज द लोवेस्ट, आ जाओ एनर्जी स्टेट। जो सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट होती है उसे हम लोग कौन से स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जैसे आपने देखा आपके पास 1s था, फिर 2s, फिर 2p, उसके बाद कौन है? 3s, फिर कौन है? 3p, फिर कौन भरा? 4s, फिर कौन भरा? 3d एंड सो ऑन। तो अगर आप इन सब में देखो तो बताओ ग्राउंड स्टेट कौन सी कहलाएगी? इसको हम लोग बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ओके, अब ग्राउंड स्टेट के बाद जो अगली स्टेट आती है वो सारी एक्साइटेड स्टेट्स कहलाती है। क्या कहलाती हैं? तो बताओ ये क्या कहलाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बताओ ये क्या कहलाएगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या कहलाएगी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। ये कहानी चलती है। ठीक है, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो आप? हर एटम की, हाँ, वो तो लोवेस्ट है 1s। अभी एटम वाइज भी चेंज होगी, बताता हूँ, अभी सीखेंगे धीरे धीरे। तो मतलब समझा रहा हूँ ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, अभी आप जब कोवेलेंस सीखोगे, केमिकल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो वहां पर और मतलब सीखोगे उस चीज। सही है, लेकिन आप देखो अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, बताओ हाइड्रोजन के लिए भी, हीलियम के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं अभिषेक, हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है उनमें इंटरेक्शन होता है और उनकी वजह से एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है। बताओ हाइड्रोजन के लिए सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की होती है? 1s। बताओ उसके बाद 2s और 2p की एनर्जी क्या है? सेम। फिर उसके बाद 3s, 3p और 3d की एनर्जी क्या है? सेम। और फिर उसके बाद 4s, 4p, 4d की एनर्जी क्या है? सेम एंड सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। बताओ हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट 1s। अब बताओ हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? 2s या 2p? दोनों। तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सही है, बताओ ये क्या कहलाएगी? इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और सो ऑन, कहानी चलती है। ये हम आगे चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सीखेंगे और अभी इसके अंदर भी आगे इसको यूज करेंगे। बट अभी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं, फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह है आपका ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल, जो कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे किसी भी एटम में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1s, फिर जाएगा 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p एंड सो ऑन। लिख लिया आप लोगों ने? चले आगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास सेकंड रूल, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि, लिख लो पहले स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom
can have same value of all the 4 quantum numbers. ठीक है, किसी भी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ये उसका स्टेटमेंट था। तो ये एक टेक्निकल स्टेटमेंट है। अभी हम इसको नॉर्मल आदमी के शब्दों में समझेंगे। और आप समझो, एक ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, ठीक है। तो अगर हम देखने जाएं तो एक डब्बे के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं। बट मुद्दे की बात है कि मैं 2 ही क्यों भरूं, मैं तो 3 भी भर सकता हूं। तो मैं इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर दूं, ऐसा 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 कैसा भी 4 इलेक्ट्रॉन भी भर सकता हूं। मुझे रोकने वाला कौन है भाई? 2 ही क्यों भरूं? तो ये आपको सिखाया किसने? पॉली ने, कि रुको भाई 2 ही भरो, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। क्यों? उसका कारण है। तो कारण क्या है कि आप समझो, जैसे मान लो ये आपका 3p ऑर्बिटल है, ये भी 3p ही है, ये भी 3p ही है, और ये भी 3p ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करूं, बताओ इस इलेक्ट्रॉन का n कितना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। बताओ p सबशेल के लिए l कितना होता है? 1। इसका m क्या हो सकता है? -1, 0, +1, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको लास्ट सिखाया था, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -L2 + L होती है, -1, 0, +1। सीखा था हम लोगों ने, आप चाहो तो नोट्स उठा के देख सकते हो। बताओ, मैं बोल देता हूं, मान लो m के लिए 0, ये मैंने बोल दिया आपसे, ठीक है। और इसका स्पिन अपवर्ड है, तो बताओ इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +12। दिख रहा है? आप यहां पर आओ, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n कितना है? 3। l ये भी p का है 1, m 0, और s की वैल्यू क्या है? -। तो ये पॉलीज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, पॉली के हिसाब से सही है। अभी पॉली के क्या सबके हिसाब से सही हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, पहले सीख लेते हैं पॉली क्या कह रहा है। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n कितना है? 3। बताओ l कितना है? 1। m कितना है? 0, और s कितना है? प्लस। सेम यही वैल्यू इसके लिए भी आ गई। ये पॉलिस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो देखो, या तो आप तीनों का सेम स्पिन रखोगे, या फिर ऐसे भर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप फिर से इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को देखो, तो इन दोनों के लिए n3, l1, m0 और s की वैल्यू क्या हो गई? +1। यहां पर भी आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, ये वाले या फिर ये वाले। तो ना ये पॉलिस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ना ये पॉलिस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो यहां से पॉली ने जनरल मतलब समझाया। देखो भाई, इसका मतलब क्या है? दैट इज एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी विद अपोजिट स्पिन। क्योंकि और अगर आपने कोई अरेंजमेंट किया तो उसमें कोई 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे? इससे। अब आप ये बोलोगे चारों क्वांटम नंबर अलग क्यों होने चाहिए? क्योंकि भाई हम 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अगर उनके चारों ही क्वांटम नंबर सेम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शक्ल इंसानों की तरह अलग थोड़े ना होती है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। हम उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि एक डब्बे में 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, वो उसके 4th क्वांटम नंबर से ही डिफरेंशिएट हो सकता है। तो हमें पॉली ने सिखाया कि अगर तुम्हें ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तुम ये बात ध्यान रखो कि एक ऑर्बिटल यानी एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट। बोलो, ये चीज समझ में आती है? ठीक है। अब ये तो एक डब्बे की बात। बताओ एस सबशेल में कितने डब्बे होते हैं? 1। और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, है ना? ध्यान से देखना, कुछ चीज सीख रहे हैं अपन यहां पर। थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेता हूं, यहां ले देते हैं सबशेल।
ऑर्बिटल्स और उसके अंदर आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। सबशेल को कौन डिफाइन करता है? एल। बताओ एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक फॉर्मूला सीखा था हमने, एल के लिए एम की कितनी वैल्यूज होती हैं? 2l+1। जैसे एस सबशेल के लिए एल कितना हो गया? 0, तो यहां 0 रखो, एक ऑर्बिटल। सही है। बताओ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो यहां पर आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना? तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इतने ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? इनटू 2। एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो। आओ चलते हैं आगे, बात करते हैं पी सबशेल की। बताओ पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी? 1। तो 2 इंटू 1+1, बताओ कितने ऑर्बिटल्स? 3। सही है। और इन 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 1 में 2, तो 3 में 6। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 इंटू 2l+। तो कभी कभी आपसे ये छोटे छोटे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा इन पे भी ध्यान दें। तो एक सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2l+1, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इंटू 2l+1। ऐसे देखो जब आपके पास डी सबशेल होगा, बताओ डी सबशेल के लिए एल कितना? 2। 2 इंटू 2+1 कितने डब्बे? 5 डब्बे। और 5 डब्बों में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। सही है ना? तो ऑर्बिटल और सबशेल में डिफरेंस समझे। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। सबशेल में कितने आ सकते हैं? तो डिपेंड करता है कौन सा सबशेल है। एस सबशेल है तो 2, पी है तो 6, और डी है तो कितने? 10, एफ होगा तो कितने? 14। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। मान लियो, अज्यूम कर, 1 भी हो सकती है, +1 माइनस में कुछ भी हो सकता है। डन, चला आगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इनटू, बताओ भाई। ऐसे छोटा सा चिल्लर सा क्वेश्चन है, 2 या 6? अरे वाह, दो क्यों? है ना? 2px मतलब आप ये एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। दिस इज 2px ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। आ जाओ आ जाओ। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखना, जब अपन ने 2px बोल दिया है तो हमने ऑर्बिटल को क्या कर दिया है? डिफाइन। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अगर मैं इसकी जगह सिर्फ 2p बोलता, तो सिर्फ 2p, तो 2px भी हो सकता है, 2py भी हो सकता है, और 2pz भी हो सकता है। तो तीनों हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी इस केस में क्या बनेगी कि तीनों है, 2px, 2py, 2pz, कुछ भी हो सकता है। हर एक में 2 आ सकते हैं, और आंसर कितना हो सकता था? 6। फिर इसको हटा रहा हूं, नोट्स मत लिखना, कंफ्यूज होगे वरना। तो अभी ध्यान रखें, ये एक ऑर्बिटल है, सिंपल वर्ड्स में लिख दो, आगे कभी रिवाइज करोगे। तो एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो चलिए इसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। हुंस रूल क्या कहता है? देखो इसका जो स्टेटमेंट है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट उससे पहले इसका लॉजिक समझाता हूँ, है ना? लॉजिक क्या है? एक टर्म होता है मल्टीप्लिसिटी, ये शायद ही आप में से किसी ने पढ़ा हो। कैपिटल एम बोल लेते हैं एक बार के लिए इसको। इसका फॉर्मूला बनता है 2 इंटू कैपिटल एस प्लस 1। ठीक है, वैसे आपको याद भी रखना, देखे पढ़े भूल जाएं, सिर्फ समझ लें। ये जो कैपिटल एस है, ये
इट इज सम ऑफ स्पिन्स। मैथ्स की लैंग्वेज में इसे ऐसे समेशन से दिखाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मोड। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास मान लो ये p ऑर्बिटल्स हैं और इनके अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर और p ऑर्बिटल्स हैं 1 2 1 2 ऐसे हैं। तो अगर मैं इसके लिए कैपिटल S की वैल्यू निकालूं तो कुछ नहीं करना, जितने इलेक्ट्रॉन्स है सबके स्पिन का सम कर दो। क्या कर दो बताओ, ये कितना प्लस हाफ, ये कितना प्लस हाफ, ये भी कितना प्लस हाफ। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का सम करना है आपको, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। बताओ कितना आ गया, 3/2। समझ में आ रहा है? यहां देखो, अगर मैं इनका स्पिन निकालूं तो प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, ये दोनों कैंसिल। बताओ कैपिटल एस की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज कैपिटल एस। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे इसकी मल्टीप्लिसिटी। तो बताओ इस वाले ऑर्बिटल की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? तो 2 इंटू 3/2 प्लस 1 दैट इज 4। 2 से 2 कैंसिल। बताओ इस वाले कॉन्फ़िगरेशन की मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। बोलो बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लिसिटी समझ में आ गई? अब हुंड ये कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मल्टीप्लिसिटी समझ में आ गई है तो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, आउट ऑफ अरे मिट जाए यार, आउट ऑफ डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आउट ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन, द वन with highest multiplicity will be more stable। ध्यान से समझना, एक ये क्या कह रहा है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग अरेंजमेंट। हुंड्स रूल से आप दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं ये कितना है, ये है P3, बताओ ये क्या है, P4। आप हुंड्स रूल से P3 और P4 की स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। आप किसको कंपेयर कर सकते हो? P4 के ही अलग अलग अरेंजमेंट्स को। किसको? या P3। फॉर एग्जांपल मान लो P3, बताओ P3 को लिखने के कितने तरीके हैं? तो भैया एक तरीका है 1 2 3, और एक तरीका क्या है 1 2 3। वैसे आप हुंड रूल जानते हो सबके सब, कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद पेयरिंग होती है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों? हुंड कोई ऊपर से भगवान है जो बोल देगा हो जाएगा? है अहम ब्रह्मास्मि? नहीं है ना। लॉजिक क्या है? ये लॉजिक है, इसका भी लॉजिक है, ठीक है ना। हर चीज का लॉजिक है, उसके बेसिस पे बात किया जाए। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लिसिटी कंपेयर करोगे। क्या कंपेयर करोगे? जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। आओ मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो पहले इसके लिए कैपिटल एस के लिए निकालो। देखो प्लस हाफ माइनस हाफ और प्लस हाफ, इसकी मल्टीप्लिसिटी है हाफ। बताओ इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी? 3/2। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? समेशन ऑफ स्पिन्स का मैग्नीट्यूड। सही है। और देखो हमारे हुंड्स रूल में आंखें खुलेगी। बताओ इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? वही सम ऑफ स्पिन्स का मोड, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2, और उसका मोड ले लो तो कितना हो गया 3/2। बोलो दिखता है क्या? सही है। अरे सॉरी, सम, अभी तो सम बोल रहा हूं, मल्टीप्लिसिटी तो अब निकालेंगे। अच्छा एक और चीज देखो, हो सकता है
क्या होता है ना, जनरली आपको पढ़ाते कैसे हैं, ये होता है, ये स्टेटमेंट है, याद कर लो हो जाएगा। और जैसे जो थोड़ा सा ट्विस्ट आया, जैसे मैं आपसे पूछूं ये भाई ये भी तो पॉसिबल है, 1 2 3, क्यों नहीं है? है पॉसिबल तो है, स्टेबल है या नहीं है वो नहीं है, स्टेबल है या नहीं वो अलग बात है, पर पॉसिबल तो ये भी है। क्वेश्चन का भी पूछ लेता है इनमें से कौन हुंस रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो आपको चेक, अब वो चेक कैसे करोगे, इससे थोड़ी कर पाओगे, है ना। चेक वहां अभी देखो ना, पेयरिंग हुई नहीं है, आपने एक भरा है ना, तो वो लिख देते हैं अपन, आई विल बी, मतलब अभी लिखेंगे स्टेटमेंट को, तो इसका वो स्टेटमेंट सब यहीं से आते हैं, सुनना आप ध्यान से। इसका भी स्पिन निकाल लो, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, और ये बचा एक हाफ। आओ सबकी मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, बताओ इसकी मल्टीप्लिसिटी, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 दैट इज 2, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 3/2 प्लस 1 दैट इज 4, इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 4, और बताओ इसकी मल्टीप्लिसिटी 2। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, so these two are the stable configurations, दोनों सेम ही है, ये और ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस इलेक्ट्रॉन के रखने का तरीका उल्टा है, इससे ज्यादा इन दोनों में कोई फर्क नहीं। ये कॉन्फ़िगरेशन भी सही है, ये कॉन्फ़िगरेशन भी सही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। बोले इतना समझ में आता है? अब इसको नॉर्मल आदमी समझेगा नहीं, तो उन्होंने इसको थोड़ी आसान लैंग्वेज में कर दिया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, जब तुम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो, क्या भरना शुरू करो, इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा विद सेम स्पिन, क्या आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग शुरू होती है। क्या शुरू होती है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, कॉपी करो जल्दी, और किसी को डाउट दो पूछ सकता है। क्या फर्स्ट और फोर्थ में कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं ना, वो दोनों गए, हटा दिया हमने, डिस्कार्ड कर दिया, एक तरह से वो गलत अरेंजमेंट है। एक तरीके से भी कह सकते हैं कि जिनकी ज्यादा होगी सिर्फ वही अरेंजमेंट एग्जिस्ट करेंगे। हाँ अभिषेक, बिल्कुल बोलने का मतलब यही है, कवि कहना यही चाहता है कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है सिर्फ वही अरेंजमेंट एग्जिस्ट करे, तो कहना यही चाह रहा है। तो देखो अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सो सिंप्लीफाइड टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुंड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन, लो भाई एक और नया टर्म, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सुने हो कभी, क्या होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, वेरी गुड, ये सभी लोग ध्यान रखें जिनको नहीं पता है, ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी, जैसे आपने पीछे देखा, बताओ ये पी ऑर्बिटल है, पी सबशेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, तीनों एक ही लेवल पे रखे हुए हैं ना, तो तीनों की एनर्जी क्या है, सेम, तो ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स हैं, बताओ डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, पांचों के पांचों को सेम लेवल पे रखते हैं, तो वो पांचों के पांचों क्या कहलाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे मैं यहां चलूं, यहां बताओ 2s और 2p की एनर्जी क्या है, सेम, बताओ यहां कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, यहां कितना होता है, 3, बताओ कितनों की एनर्जी सेम है, 4, तो यहां आपके पास 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम, समझ में आ गया। तो अभी आप जो भर रहे हो उनकी भी तो एनर्जी सेम ही है, इसलिए हुंड ने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर, हम पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे until each orbital is singly occupied with electrons of
सेम स्पिन। कहने का मतलब जब तक सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर सकते। इन 3 रूल्स को लेकर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना शुरू करते हैं। ये 3 चीजें सबसे पहले आपको सीखनी होती है। इसको हो गया, चला आगे, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आओ देखते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोगों ने सबने थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ है कि जो आपके पास एलिमेंट होगा उसके पास जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अब हम उन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करेंगे। ठीक है, भरने का तरीका आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एटॉमिक नंबर 10। किसका होता है 10? नियॉन का। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें तो भाई जिन जिन को नहीं आता है बहुत ध्यान से देख लें, अब दोबारा आपको कभी मौका नहीं मिलेगा इस चीज को सीखने का। तो मैंने आपको ये ऑर्डर सिखाया था, थर्ड शेल में कौन कौन होता है, 3s 3p। हम कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा याद नहीं रखेंगे, अभी तो सिर्फ भरना सीख रहे हैं। मैं आपको सारे कॉन्फ़िगरेशंस याद करवा दूंगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कॉन्फ़िगरेशन याद करना। ये हो गया 4s 4p 4d 4f। एक्चुअली मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब भरना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट करना सिखाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है ताकि जब आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आए तो आप पहचान सको। तो आओ पहले नियॉन भरते हैं। तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है। भरने का तरीका क्या है, पहले इसको भरा जाएगा, फिर इसके पैरेलल एरोज मार्क करते जाओ। सही है, चलिए शुरू करते हैं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अभी आपके पास 8 और बचे हैं। इसका अगला नंबर किसका आएगा, 2s। तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 2p में कितने आ गए, 6। लो भाई मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं। तो ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसका है? फिर हम चलते हैं आगे, और नियॉन की जगह अब मैं आपसे बात करता हूं क्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। सही है, तो आओ भरना शुरू करते हैं। बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। 2s में 2, फिर 2p में 6, 10 हो गए। फिर 2p के बाद कौन भरा जाएगा, 3s में कितने, 2। फिर 3p में कितने, तो 12 हो गए। आपके पास कितने बचे, 5। अब आ सकते थे 6, लेकिन आपके पास कितने, सिर्फ 5। तो ये आ गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ये तो छोटा नंबर है इसलिए सबको लिख सकते हैं। इसकी जगह मैं आपसे बोल दूं 97, तो देखो ये भी लिखना है, ये लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये बहुत सारे लिखने हैं। इतना कौन लिखेगा भाई? इसलिए हम लोगों ने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन को छोटा किया। क्या किया, छोटा। अपन ने कोड बना लिया आपस में कि अपन पहचान जाएंगे कि ये कौन है। बातें मत करो भाई। ठीक है, तो हमने क्या बोला, 2-3 तरीके हैं देखो। एक तरीका तो है ये, आप जो भी आपका एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, जो आपका एलिमेंट है उससे जस्ट पिछले वाली नोबल गैस की बात कर लो। बताओ क्लोरीन से पहले की नोबल गैस कौन है? आप देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज तो रट लें आपकी भाषा में, नोबल गैसेस कौन कौन होती हैं, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। ये आपकी नोबल गैसेस हैं। इन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हीलियम का कितना होता है, 1s2। कितना होता है बताओ? नियॉन का कितना होता है, 2s2 2p6। ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है ns2 np6 को। किसको फॉलो करता है? n क्या है, पीरियड नंबर। क्या है बताओ? इसके लिए n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट पीरियड। ये n इक्वल टू 2 सेकेंड पीरियड, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6, इसका 4s2 4p6 एंड सो ऑन। सही है, वो सीखा आपने बचपन में, 2 8 8 18 18 32 32। अभी देख भी लेंगे, बट आई होप आप सभी ने सुना होगा एक बार। 2 8 8 18 18 32 32। कोई है ऐसा इसको ये नहीं पता हो? ये नहीं पता?
तो आज के बाद ध्यान रखना, फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, फिर 32 और फिर 32। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी आएगा। अब आप देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, कितना होता है? अब आप कुछ मत करो, जोड़ते जाओ, बताओ 2 + 8, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86, 86 + 32, अगली नोबल गैस 118 पे आई। 288, 18 18 32 32, ये अपन बहुत काम में लेंगे एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताने के लिए। अभी आप नोबल गैसेस के लिए इस चीज को ध्यान रख लो, क्या होता है? पहली वाले का 2, फिर 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86 और फिर 118। अभी आप देखो 17 से पहले की नोबल गैस होगी 10। बताओ ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, हम पहचान गए 10 तक तो गई नियॉन, और +2 और 5 17, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या फिर कई बार जो n की हाईएस्ट वैल्यू है, कौन सी है? तो देखो 1 2 3 n की हाईएस्ट वैल्यू है। तो जो लास्ट वाला शेल होता है, अभी और बताऊंगा इसके बारे में, इसको हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखकर छोड़ देते हैं। तो सिर्फ मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3s2 3p5। आप और मैं समझदार हैं कि अगर 3s2 और 3p भर चुका है तो उससे पहले 2p 2s 1s भर चुका होगा, सिर्फ उन्हें लिखा नहीं जा रहा है। तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को या तो पूरा लिखा जा सकता है या इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे बात करूं कि मुझे टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। ठीक है, तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा? 1s, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। देखो 18 हो गए ना? लेकिन अपने कितने? 22, अभी तो 4 और भरने हैं। अब 3p के बाद किसे भरा जाएगा? तो देखो 3p के बाद भरा जाता है पहले 4s। ठीक है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 4s पूरा हो गया। और अब 4s के बाद किसे भरा जाएगा? 3d। दिख रहा है सब लोगों को? तो यहां आपने 3d भर दिया, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ये इनका फिलिंग ऑर्डर है। सुनते जाओ ध्यान से, यहाँ पे कुछ याद नहीं करना है, डोंट वरी, ये सब मैं आपको याद करवा दूंगा। आप सिर्फ अपने समझने का काम करें, ठीक है? जो जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको कुछ याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है, ताकि जब वो आपके सामने लिखा हुआ है तब उसको डिकोड कर पाओ। ठीक है, ये फिलिंग का तरीका है। अब हम इसको क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि भाई देखो, भरा कैसे भी गया उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3 वाले सब साथ में लाओ, 3p6, 3d2, और फिर लिखते हैं 4s2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, भरा किसी भी ऑर्डर में जाए, हम कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करके ऐसे लिखते हैं। देख लिया? अब इसको लिखने के बाद आप देखते हो n की हाईएस्ट वैल्यू। बताओ n की सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? n सबको समझ में आ रहा है? तो ये जो है इसको हम बोल देंगे इसका आउटर मोस्ट शेल। यहां पर जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होती है वो आपको शेल भी बताती है, एंड इट आल्सो गिव्स यू द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट। बताओ पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 7। तो बताओ ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड। कौन से पीरियड का है? n की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपको पीरियड नंबर देगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब अगर ये आउटर मोस्ट है तो इसको हम डिनोट करते हैं n से। किससे डिनोट करते हैं? n, nth शेल या आउटर मोस्ट शेल। अब अगर ये n है तो बताओ ये नंबर क्या हो गया? n-1 शेल।
इसको हम बोलते हैं इनर शेल। क्या बोलते हैं? इनर शेल को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। ये होता है अल्टीमेट, अल्टीमेट के अंदर वाला इज पेनल्टीमेट। ठीक है, फिर n-1 के बाद ये क्या कहलाएगा? n-2। ये क्या हो जाएगा? n-3 एंड सो ऑन चलता है। इसके बाद वाले सबको हम लोग बोलते हैं इनर मोस्ट। क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट शेल, या फिर इस लैंग्वेज में इनको एंटे पेनल्टीमेट के नाम से जानते हैं। ये टेक्निकल नाम है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जब वो यूज करेगा, अगर आपको ये नहीं आते तो आप घूमते रह जाओगे पेनल्टीमेट शेल क्या होता है भाई। जब आपको ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो बेसिक फंडामेंटल नेम्स, इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने के बाद n की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका पीरियड नंबर और उसका आउटर मोस्ट शेल। उसके अंदर वाला इनर शेल, उसके अंदर वाला कौन सा हो जाएगा? इनर मोस्ट शेल। सही है। अब आप चाहो इस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा लिखने की जगह आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन किसका है? अगर मैं टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 18Ar, कई बार लिखता है 18Ar, क्या हो जाएगा? 3d2 4s2, या फिर आप सिंपल इतना लिख दो 3d2 4h2, तो भी आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं आपसे बोलूं कैल्शियम लिखो। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। बताओ भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, हो गया? चलिए अब सीखो एक और चीज। ये कैल्शियम है, यहां पर आप देखो यहां तक नोबल गैस आ गई है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकते हैं? 18Ar 4s2, या फिर सिंपल क्या लिख सकते हैं? 4s2। लास्ट के दो यानी लिखेंगे कि यहाँ पे एक शेल पूरा भर चुका है, अगले फ्लोर पे जा चुके हैं। यहां देखो, यहां हमने दोनों यूज किए हैं 3db और 4s। अगर मैं इसको भी बोलता कि थर्ड फ्लोर भर गया, तो फिर आप इसमें और इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये भी 4s2 हो जाता और ये भी क्या हो जाता? 4s2। इसलिए यहां पर हमने ये दोनों यूज कर लिए, यहां पर हमने सिर्फ 4s2 लिखा। सिर्फ लिखने के तरीके हैं, कुछ वो नहीं है। बता रहा हूं कि मैंने यहाँ 3d और 4s दोनों क्यों लिए और यहाँ सिर्फ 4s क्यों लिया। अगर मैं सिर्फ इसको भी 4s लेता तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता? सेम। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब हमको ये समझ में आता है कि आउटर मोस्ट शेल क्या है। इस आउटर मोस्ट शेल को हम एक और नाम देते हैं वैलेंस शेल। चाहे आउटर मोस्ट शेल बोल लो चाहे वैलेंस शेल। एक और चीज आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स चाहे किसी भी ऑर्डर में भरे जाएं, फिल किए जाएं, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, तो सबसे पहले इट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से होगा। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें आप स्ट्रगल कर जाते हो कई बार। ठीक है, हाँ आपने 3D पहले भरा था क्योंकि वो एनर्जी का ऑर्डर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर सबसे पहले किससे? 4s। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप अरेंजमेंट भी देखो,
ये देखा ना आपने एनर्जी का ऑर्डर, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s। इसका मतलब क्या है कि 1s न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, उसके बाद कौन होगा 2s, उसके बाद कौन होगा 2p, उसके बाद कौन होगा 3s, उसके बाद कौन होगा 3p, फिर कौन होगा 4s एनर्जी में होगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस में कौन होगा 3d, और उसके बाद कौन आएगा 4s। एनर्जी में 4s कम है, लेकिन डिस्टेंस में कौन है 4s ज्यादा है। एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हाँ 3D एनर्जी में पूरा नहीं होता, एक्चुअली क्या 3D की लोब्स होती है। तो जब 3D और 4s ऑर्बिटल को देखते हैं, अभी आप आगे चल के डी ब्लॉक में सीखोगे, 3D और 4s का एनर्जी गैप बहुत कम होता है। जो 3D की कुछ लोब्स होती है ना, वो 4s से पहले न्यूक्लियस की तरफ एक्सटेंड हो जाती है। ये लॉजिक होता है, लॉजिक इसको आपको मैं कैसे समझाऊं, जैसे पंखा है, ठीक है, अब मुझे इस पंखे को रोकना है, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ब्लेड से रोकूं या मैं सेंटर से रोकूं, ठीक है ना। तो अगर मैं सेंटर से रोक ब्लेड से रोकता हूं, ऑब्वियसली मेरे लगने के चांस रहेंगे, बट सेंटर पे पहुंचने से पहले ही मैं पंखे तक पहुंच चुका हूँ। सेम ऐसे क्या होती है, डी की लोब्स होती है, और एस कैसा होता है स्फेरिकल। थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं हम, जरूरत नहीं है, लॉजिक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो 3D की जो लोब्स हैं, जब इसकी लोब्स देखेंगे तो इसकी एक लोब इधर होगी, एक लोब इधर पहले आते हैं न्यूक्लियस की तरफ, इसकी जो लोब है वो 4s से पहले आ जाती है। इसलिए एनर्जी में हम पहले किसको कंसिडर कर लेते हैं 4s को, और बाद में उसको करते हैं 3D को, ये अरेंजमेंट होता है। लेकिन अभी मैं रिमूवल की बात कर रहा हूं, तो जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करने बैठोगे, आउटर मोस्ट कौन है 4s, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी से रिमूव किया जाएगा। जैसे बताओ ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम का। अगर मैं टाइटेनियम +1 लिखूं तो बताओ उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो वो होगा 3d2 4s1। बोलो आपको बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन भरो कैसे भी, निकालने की जब बारी आएगी तो सबसे पहले कहां से रिमूव करेंगे 4s। कोई डाउट है तो जो आपको समझ में आ गया 3d2 4s2, यस ऑन ही होगा ऑब्वियसली, जब तो रोकेंगे उसको, ऑब्वियसली हाथ पे लगेगी, पर पंखा रोक तो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पंखा रोका होगा बचपन में, रोका किसी ने, सब ने रोका। हाँ वो ऑब्वियसली हाथ भी कट सकता है, देयर इज अ रिस्क, बट हाँ रोक लेते हैं रोकने में। क्या इसको इनर मोस्ट को एंटे पेनल्टीमेंट, प्री पेनल्टीमेंट नहीं बोलते, प्री पेनल्टी तो फिर उसको बोलोगे बाहर वाले को, हाँ ऐसा प्री वाला वर्ड यूज करते नहीं है। ये समझ में आ गया सबको। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भर के लिखा जाता है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वो भी हम धीरे धीरे और सीखेंगे, समझ जाएंगे। अभी मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन में से क्वांटम नंबर्स निकालना सिखाता हूं, जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछता है अलग अलग तरीके के। तो आओ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट द possible values of all the four quantum numbers of the valence electron of calcium। कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जितने भी क्वांटम नंबर्स की पॉसिबल वैल्यूज है वो आपको बतानी है। बताओ। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन n is equals to 4। हाँ भाई, कोई और? अंजलि चारों क्वांटम नंबर बताने, एक नहीं बताना। m
वन क्यों बोला? चलिए देखिए ध्यान से, मैंने आपको अभी कैल्शियम का कॉन्फिडेंस लिखना सिखाया, क्या बनता है 1s2 2s2। देखो जिनको कॉन्फिडेंस अभी ये ऐसे भरना फिल करना नहीं आते हैं, हर बार आप भरो ऐसे। जब हमें कोई चीज नहीं आती ना तो हमें लंबा रास्ता अपनाना चाहिए, उससे हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलना है। धीरे धीरे आप अपने आप फास्ट हो जाओगे। जैसे पूरा भरना है आपको, ठीक है, वो एरोज बना बना के, उसमें अगर आप मक्कारी करोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। जब भी आपको कॉन्फिडेंस बनाना है वो बनाओ, एरोज लगाओ, फिल करो, थोड़ी देर में आप बिना एरो के फिल करना शुरू कर दो। सो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो 4s में एक डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक दिस। ये दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? दोनों के दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बताओ इसके इस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। जब l की वैल्यू 0 तो बताओ m की कितनी वैल्यूज आएंगी, -0 से +0, -L2 +L, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और बताओ s की वैल्यू इस वाले के लिए +½ और इस वाले के लिए माइनस, क्योंकि दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपने पॉसिबल वैल्यूज पूछी है, वो +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा मैं आपसे बोलूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, चलो उसके लिए बताओ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। टीना 1 ऑप्शन गलत था। जब L 1 है, L 0 है तो M कभी 1 हो ही नहीं सकता। N is equals to 2, L is equals to 1, M is equals to -1 0 and 1, और S is equals to प्लस। चलिए देखें, अगर हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो 9 होता है। तो पहले 1s भरो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s भरो 2, 4 हो गए, और फिर 2p में कितने आ गए 5। यहां तक पहुंच गए सब लोग। अब देखो ये पूरा का पूरा वैलेंस शेल है। बारीकी समझें, कुछ लोग सिर्फ 2p को वैलेंस शेल ले लेंगे। सिर्फ 2p वैलेंस शेल नहीं है, 2s और 2p दोनों मिलाकर क्या है, वैलेंस शेल, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो ऑब्वियसली हम लास्ट वाले में जो भरेगा उसमें काउंट करते हैं। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो 2p में बैठा हुआ है। बताओ 2p5 कैसे भरा जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, ये सभी के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी। आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लास्ट मान के चलते हैं। अरे वो तो आपने भरा है भैया। देखो मैं ऐसे भरूं, मेरी बात समझना, और तो कोई यूज की नहीं है बट ऐसे अपन खेल रहे हैं सिर्फ। मैं ऐसे भरूं कि 1 2 3 फिर 4 5, क्या दिक्कत है? अब आपका आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन लग गया, मेरा लग हो गया, सेम है। ये और ये सेम है, नो डिफरेंस। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, सेम तो है बट डिफरेंट। ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अभी आप सब बैठे हो, आप आगे बैठे हो ना, कैसा हुआ पहले ये बैठे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जो जिसकी मर्जी है आके बैठता गया। अब बाहर से किसी को बुला लो, उससे बोल दो अरेंज है या नहीं है, अरेंज है, फाइनल अरेंजमेंट इज सेम। आप इनको नहीं देख सकते, यू डोंट नो वेयर इज इलेक्ट्रॉन। आपको तो ये कॉन्फिडेंस तो प्रेडिक्ट करते हैं,
लिखा जनरली ऐसे ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं वो नहीं कह रहा आप सही नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, खैर छोड़ो इनको, तो भाड़ में जाने दो। यहाँ बात करते हैं। बताओ इस इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? 2p में। बताओ n की वैल्यू कितनी? 2। सही है। बताओ l की वैल्यू कितनी? p में है तो 1। अब अगर l 1 है, m की 3 वैल्यूज हो सकती है। देखो 3 ऑर्बिटल है, -1, 0, +1। और जब मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, किसी को कोई भी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो ये तीनों। और बताओ s की वैल्यू क्या होगी? तो प्लस माइनस हाफ दोनों हो सकती है। अगर इसको देखो तो माइनस हाफ बोलोगे, बट ऐसे कोई फिक्स नहीं है। प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी, दोनों पॉसिबल। जब वो आपको ऑप्शन देगा ना, तो कोई एक वैल्यू देगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं अगला। ठीक है, लिखें विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is the possible value of quantum numbers for the 11th electron of 11th electron aluminium? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, चलिए पहला, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 और s इक्वल टू प्लस। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 और s इक्वल टू प्लस। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू प्लस हाफ। फोर्थ, n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to 1 और s equal to minus। I don't know। थर्ड, थर्ड पक्का? क्यों? कारण बताओ प्रतियोगिता। किसी और की सुन के मत बोलो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लिखा आपने? क्या आया कॉन्फ़िगरेशन? 2p6 3s1। गलत है, लिखो कॉन्फ़िगरेशन ढंग से एल्यूमिनियम का, वही तो कह रहा हूं। देखें 13 भरा जाए, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। फिर 3s2 3p1, ये तो गए टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। वो मुझसे पूछ रहा है 11वां इलेक्ट्रॉन, तो 11th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। 11th इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में। ठीक है, तो देखो 10 तो यहीं तक हो गए थे, ये हो गया 11वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? पहले तो ये समझो, सही है। अब ये बोलना चाह रहे थे क्या? नहीं, अभी समझ में आ गया आपको ये? अब बताओ n की वैल्यू कितनी? बताओ s ऑर्बिटल के लिए l कितना? 0। l 0 तो m भी कितना? और बताओ s की वैल्यू प्लस। वैसे प्लस माइनस आप कुछ भी हो सकती है ना, और अभी आप ऑप्शन देखो, उसने एक ही ऐसा ऑप्शन दिया है। सही है, कोई डाउट? अच्छा बताओ ये गलत क्यों है? इससे मत बोलो, ये अरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, ये वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन। Which of the following
is a possible set of quantum numbers. कभी पूछ रहा है इनमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा ऑब्वियसली कौन सा नहीं है। थर्ड पॉसिबल है। हाँ भाई बाकी लोग चले करें डिस्कस। देखें सभी लोग जिनको नहीं आया ध्यान से। पहला ऑप्शन गलत क्यों है? देखो हमने सीखा है यह n की वैल्यू 2, तो l की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 के बीच में होती है, मतलब 0 भी हो सकती है n-1 भी हो सकती है। तो जब n की वैल्यू 2 होगी तो l की दो ही वैल्यू हो सकती है, एक 0 और एक 1, इसलिए ये गलत है। आप जब अभी क्वेश्चन कर रहे हो प्रैक्टिस में हमेशा बोलता हूं आपका सही आंसर है कि अच्छी बात है, लेकिन जो गलत है वो भी आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन n की वैल्यू 3 है, तो बताओ n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये सही है, ये सही है। अब जब l 0 है तो बताओ m की वैल्यूज कहां से कहां लाई करती है? -L2 प्लस l। तो जब l 0 है तो m की a की वैल्यू आएगी वो होगी 0। कवि कह रहा है -1, गलत है, नॉट पॉसिबल। सही है सबको? मुंडी तभी लाए जो समझ में आए, ठीक है? नहीं आता है तो पूछ लो। यहां देखिए n इक्वल टू 5, बताओ l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4। सही है, तो देखो 4 है, बैठ रहा है। m की वैल्यू, l की जब 4 है तो m की वैल्यूज -4 से लेकर +4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, प्लस। जिस दिन से आपने क्वेश्चंस को ऐसे करना शुरू कर दिया आपके फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी कौन सा रास्ता चुनना है? लंबा रास्ता अपने आप छोटा होता जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। ये पिक्चर है सब आपको दिमाग में ये देखते बता दिया करोगे आप। फिर ये भी सही है, और एस के लिए तो प्लस माइनस आप हो सकती है, ये भी सही है, तो ये अपना सही आंसर। यहां देखें n की वैल्यू 1, अब अगर n की वैल्यू 1 तो l की कितनी वैल्यू हो सकती है? 0 से 1 - 1, 0। तो ये गलत है, आगे देखने की जरूरत नहीं। सही है, चलो ऐसे ही मैं और लिख रहा हूं कुछ क्वांटम नंबर्स, बताना इनमें से कौन कौन से पॉसिबल हैं, कौन कौन से नहीं है। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 4, m की वैल्यू -3, s की वैल्यू -12। आपको p और np लिखना है, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, हर ऑप्शन के सामने। तो ये 5 लिखा हुआ है। 90% चांसेस अगर क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आएगा नीट में तो ऐसा ही आएगा। सभी लोग स्वयं विवेक से यानी अपने हिसाब से पॉसिबल और नॉट पॉसिबल लिखें। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप तो अपने आप लिख लो अपनी कॉपी में, मैं लिख दूंगा, फिर आप मैच कर लेना कितने सही हैं और कितने गलत।
डन, कर डिस्कस सबका, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, जिसका नहीं है पूछ लेना। बताओ पहला पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, क्योंकि जब n 5 है तो l की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 0 1 2 3, 4 भी आ सकती है, तो ये सही है। जब l 4 तो m की वैल्यू -4 से +4 कुछ भी हो सकती है, ये उसी के बीच में आ रहा है, ये भी सही है। और s की वैल्यू ±½ कुछ भी हो सकती है। नहीं, that's good. अगर हाफ के अलावा कुछ और वैल्यू तो डिसाइडिंग फैक्टर है। नॉट पॉसिबल, कि जब n 2 है तो l की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1, यही रूल ब्रेक हो गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। चलिए n 3 तो l की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 0 1 2, पॉसिबल है। चलिए तो L1 सही, आगे बढ़ो। 1 है तो ये क्या क्या आ सकता है? m -1 0 +1, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये नॉट पॉसिबल, क्यों? n 6 तो l कहां से कहां आ सकता है? 0 से 5, तो 3 उसमें आता है। फिर जब l 3 है, m की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है? -3 2 +3, ये बाहर हो गया तो ये पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। वाई? जब n 3 है तो l की वैल्यू क्या आ सकती है? 0 1 और 2, ये पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है और क्वांटम नंबर्स को कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिपिक्ट किया जाता है। कोई डाउट किसी को? नहीं। चलिए तो एक छोटा सा टॉपिक और करवाता हूँ। नेक्स्ट क्लास अब मैं आपको पूरी पीरियड टेबल बनवाऊंगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगा और उन कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग धीरे धीरे याद करना शुरू करेंगे। अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये मैं नहीं बताता डायरेक्ट हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप कई लोगों को समझ में नहीं आते। जिन लोगों को अभी भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, इनको दोबारा रिवाइज करें जैसे मैंने बताया, और फिर आपको पीएसएस भी मिलेगी अब इसके ऊपर बेस्ड, क्योंकि आप इतना आ चुके हो कि क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो क्वांटम नंबर्स की पीएसएस मिलेगी कल आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। बट हाल फिलहाल मैं एक और टर्म सिखा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और आप लोग के सामने जब आता है तो आप उसमें गलती कर सकते हो। वैसे मैं बता चुका हूँ बट वापस देखते हैं। पेन डालें, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जनरेट ऑर्बिटल्स एंड डीजेनरेसी। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। दीज आर द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, उन्हें तो हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और ये डीजेनरेसी क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो जितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी डीजेनरेसी। नहीं टीना, आज नहीं था सुबह सेशन, क्योंकि वो क्लैश कर गया था और फिर यहाँ पे मॉडल किया नहीं था। आज कर लिया मॉडल आप लोगों ने? 65 तक, कितना 95 तक सबका? ठीक है ठीक है, कोई ना। यहाँ पे आए देखें, जैसे मैं आपसे बोलूं पी सबशेल, ध्यान से सुनना। बताओ पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। बताओ क्या तीनों के तीनों डीजेनरेट है? हाँ। तो बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई? लाहौल वाला कुवत, 3 हो गए ना भाई। 1 2 3, तीनों की एनर्जी सेम, तो डीजेनरेसी कितनी होगी? 3। हाँ भाई, डी सबशेल डीजेनरेसी कितनी होगी? 5। बताओ एफ सबशेल, इसके अंदर 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इसकी जो डीजेनरेसी है वो कितनी होगी? इससे समझ पा रहे हैं? चलो
अब देखो लेवल अप करते हैं थोड़ा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। लेट अस सी आप सोच पाते हो या फिर नहीं। व्हाट इज द degeneracy of third excited state of lithium? तुम मुझसे पहले क्वेश्चन बना रहे हो भाई, सही है। जीरो। देखते हैं और लोगों का आंसर क्या है। 3। आई डोंट नो। हाँ भाई, ऑप्शंस, पहला ऑप्शन आ रहा है 0, दूसरा ऑप्शन आ रहा है 3, थर्ड ऑप्शन जल्दी बताओ भाई, समय हो गया है। 2 भी आ रहा है एक आंसर, फिर 1 भी ले लेते हैं। 3, थर्ड ऑप्शन, 3 या 2 सेकंड ऑप्शन। चलिए देखो, लिथियम है। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले एनर्जी का ऑर्डर देखा था ऑर्बिटल्स का। बताओ हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबके लिए लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है? 1s, फिर 2s, फिर 2p और फिर 3s। सही है। बताओ ये कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। बताओ थर्ड में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1। तो इसकी डीजेनरेसी भी कितनी कहलाएगी? ऑल्दो यहाँ 0 बोलना गलत है, डीजेनरेसी 0 नहीं हो सकती, पर यहाँ डीजेनरेसी वैसे 1 नहीं बोल सकते, बट ठीक है, क्योंकि डीजेनरेसी को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट कितने ऑर्बिटल होने चाहिए? 2, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, थर्ड की जगह आप इसे या तो सेकंड ले लो। अब आंसर दो चलो, है ना। तो आप थर्ड की जगह इसको सेकंड एक्सेस्टेट कर लो, चेंज कर लो क्वेश्चन को। सही ना? क्या? 1s 2s 2p, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट है और ये कौन सी है? सेकंड। नहीं, फर्स्ट नहीं हुआ ना, टप्पे करके चला गया। जंप तो सीधा फर्स्ट से 5 भी चला जा सकता है, एनर्जी मिलनी चाहिए भाई। हम कितना जंप कर सकते हैं? रॉकेट तो अर्थ से भी चला जाता है बाहर, पॉसिबल। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बैठा आराम कर रहा है, एकदम से एक फोटोन आया हाई एनर्जी का, उसने इसको लात मारी और सिंपल, आप ऐसे आराम से बीच पे लेटे हुए, एक मिसाइल आई, नीचे आके आप जहां लेटे हो वहीं पे आके ढूम, सोचो आप कितना ऊपर उछलोगे। होता है ना, कभी आपने देखा होगा किसी किसी के यहाँ सिलेंडर फट जाता है तो आदमी जब निमट जाता है तो उसका सिर कहीं और मिलता है, हाथ कहीं और मिलते हैं। एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ऊपर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को आपने आयनाइजेशन का नाम सुना है? क्या होता है? तो किसी इलेक्ट्रॉन को जब आप मान लो आप हाइड्रोजन को आयनाइज कर रहे हो, तो आप उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक रहे हो इनफाइनाइट। आप तो 1 2 3 4 की बात कर रहे हो, हम तो इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल सकते हैं। आयनाइजेशन तभी तो होता है। सोडियम आयन कैसे बना?
निकाल दिया, तो निकालने का मतलब क्या है, बाहर कर दिया। तो हम तो सिर्फ फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल पे भेज रहे हैं। नहीं, ऐसे अंदर से फील नहीं आ रहा है। 1:2 सीधा जा सकता है जंप करके। कोवेलेंसी से डिफरेंट थिंग, कोवेलेंसी से चलेंगे वहां पर भी, वो भी एक स्टेट है। उस टाइम पे जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। कितनी एनर्जी वो लेके बैठा है। अभी हम न्यूक्लियस से बात कर रहे हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट है, सेकंड, उसको मैच मत करो यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट की बात कर, क्या कहीं भी ले जाओ ना, बाहर निकाल दो 6F तक, क्या होता है। हाँ जी, हाँ वही दिखा रहा हूँ इसके लिए ना। अब ये 2p है ना, बताओ 2p में कितने बॉक्स हैं, 3, तो तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। बताओ इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई, समझ पा रहे हैं। अब सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। बताओ भाई, डी जनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। 4, आई डोंट नो, आप बताओ। हाँ जी, 4 होगा, सबका आंसर 4। 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। 9, 9, 4 2 का 9, 9 2 का 4। हंस गए तुम जाल में। लिखो, नोट्स देखो, हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। सभी लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है पेज पलटें, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी ऑर्डर लिखें। यहां क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। ये वाला ऑर्डर किसके लिए था, बाकी सबके लिए। बताओ हाइड्रोजन के लिए एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एन पर। किस पर डिपेंड करती है, एन। बताओ हाइड्रोजन के लिए सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की होगी, 1s। सही है। इसके बाद 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, सेम। अग्री करते हो। इसके बाद 3s, 3p और 3d की एनर्जी सेम। इसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f सबकी एनर्जी सेम। बोलो पहली बात ये समझ में आती है। बताओ ग्राउंड स्टेट कौन सी है, 1s। ये दोनों मिलाकर क्या बनेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये तीनों मिलाकर क्या बनेगी, बताओ क्या इन सबकी एनर्जी सेम है। एक ऑर्बिटल यहां से +3, यहां से +5, यहां से, बताओ टोटल कितने आ गए, 9। सही है। तो ये है आपके पास डी जनरेसी। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी सिलेबस से बाहर है तो रुको जरा, सबर करो, गूगल को खोलने दो। अभिषेक ऑनलाइन नहीं है क्या आज, अभी अभिषेक, अभिषेक लिखा हुआ तो है। ये दूसरा अभिषेक, ये अभिषेक है, वो अभी अभिषेक है। खुल जा, खुल क्यों नहीं रहा है। कहाँ मिलेगा, एटॉमिक में मिलेगा, पीरियोडिक में मिलेगा, एटॉमिक। नहीं, मैं तो पीरियोडिक ही पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी ने एटॉमिक में डाला है। हम्म, अभी नहीं करता हूँ। काम की चीजें कहाँ रखी है एनसीईआरटी ने, कौन जानता है, एक मास्टर ही जानता है।
जाओ तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अरे अरे अरे, बस यही कहीं। ये कौन आया? रीजन फेलियर ऑफ बूट्स मॉडल। श्रोडिंगर आ गया ना, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ गया ना। हाँ, तो कॉन्फिगरेशन इसके बाद ये आएगा, यहीं कहीं देखो।